नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ के शहीद गुलाब सिंह सैनी कम्युनिटी सेंटर में मंत्री मूलचंद शर्मा सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पहुंचे। नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ से 75वें आजादी के अमृत महोत्सव और नेताजी की 125वीं जयंती मनाने की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए अपना जीवन चलाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी से देश के नौजवानों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भारत देश को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश सरकार से उन्होंने लोहा लिया, तब जाकर हमें आजादी मिली है। इस मौके पर मंत्री ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के सदस्यों को शॉल भेंट कर उनका स्वागत भी किया। हमने जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई है और मंत्री जी खुद आए हैं और सारे कॉलोनी वासी ने आज सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाया है। मेरा नाम यशमोहन सैनी, प्रोग्रेसिव किसान हूँ। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, इसको मनाने के लिए शहीद गुलाब सिंह सैनी कम्युनिटी सेंटर पर आए थे सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाने के लिए। श्री सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर आए थे 125। और क्या क्या कह गए, क्या संदेश दे गए मंत्री जी? तुमको कोई खून दो, मैं आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। आपको क्या कहना है जनता से? सभी से यही कहना है कि उनके लक्ष्य पर चलें, उनके बताए हुए कार्यों को करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की जिसे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया और नेताजी की जयंती को अब पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और जोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर तिगांव के विधायक राजेश नागर ने तिगांव में स्थित सैनिक स्मारक जीतगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि वीर सैनिक की बदौलत है जो आज हम आजाद देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। विधायक ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, युवाओं को देश में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और साथ ही साथ मैं सरकार से भी धन्यवाद करता हूं कि जो देश में सैनिकों को इतना सम्मान दिया जा रहा है। मौके पर पहुंचे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को विधायक ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। सर क्या नाम है? हवलदार मांग रहा हूँ फ्रॉम वन पैरा स्पेशल फोर्स से जस्ट रिटायर हुआ हूँ। तो ये पराक्रम के दौरान ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें क्षेत्र के विधायक भी आए हुए हैं और सभी गांव के जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनका सम्मानित किया गया। और मैं सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा देश सेवा में सहयोग दें। इसके लिए मीडिया कर्मियों का और जो सभी बच्चे नौजवान साथियाँ उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पहले देखा गया कि पहले की सरकार में ऐसे नेताओं को जो महापुरुष थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई वो कहीं ना कहीं गुमनाम थे, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है बढ़ चढ़कर उनका हर्षोल्लास से मनाया जाता है पर्व। क्या कुछ कहना है? उसके लिए बहुत बहुत हम सरकार के आभारी है। और अभी रिसेंटली जो हमारी अमर ज्योति थी वो उसमें सेना में रहे हैं बहुत लोग गांव से। सर आज पराक्रम दिवस, क्या कुछ कहना है? आज हमारी वीरों की भूमि तिगांव में आज हम सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। और जैसा कि हमारा ये आज़ादी का 75वां साल है, इसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मना रहे हैं। और हमारे जैसे यहाँ के तिगांव के सैनिकों ने वीरों ने सैनिकों ने जो शहादत दी फर्स्ट वॉर 1 में, फर्स्ट वॉर 2 में 135 के करीब यहाँ से हमारे सैनिक गए थे। चलिए रुकेंगे अगली खबर की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में धूमधाम के साथ मनाया गया। हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ पहुंचे और 75वें आजादी के अमृत महोत्सव और नेताजी की 125वीं जयंती मनाने की उन्होंने शुरुआत की। दिखाई दे रही ये तस्वीरें बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 39 की है, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को देश के पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और पवन सैनी ने बताया कि देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी से देश के नौजवानों में नई ऊर्जा का संचार होता है। भारत देश को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश सरकार से उन्होंने तब आज़ादी के लिए लोहा लिया था। सैनी शिव धर्मशाला में
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती बनाई गई है। यहाँ पर सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी और समाज से कुछ लोग और इकट्ठे होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उनकी जयंती पर बनाई जा रही है। और यहाँ पे आज प्रोग्राम पूरे हरियाणा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये आज पराक्रम दिवस के रूप में भी 23 जनवरी को मनाया जा रहा है। कौन कौन लोग यहाँ पहुँचे हैं और मुख्य अतिथि के तौर पर कौन पहुँचे हैं? आज यहाँ पे हमारे वार्ड नंबर 39 के पार्षद हरप्रसाद गौड़, हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ जी और मुख्य वक्ता हमारी बहन श्रीमती गायत्री देवी जी। ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा के अंदर हो रहे हैं और हर वार्ड के अंदर और हर गांव के अंदर, हर जिले के अंदर मनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं 125वीं जयंती है जो सुभाष चंद्र बोस जी की, वो आज मनाई जा रही है, जिसकी शुरुआत आज की जा रही है यहाँ पर। ये हाँ, आज 125वीं जयंती बनाई जा रही है। ये हमारे हरियाणा के लोकप्रिय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आह्वान किया कि और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे जो आज का जो दिन है वो बहुत अच्छे से बनाया जाए और एक यादगार। करेंगे अगली खबर की और। फतेहपुर बिरला सैनी धर्मशाला में 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाया गया। और सैनी धर्मशाला फतेहपुर बिरला में काफी लंबे समय से 19 जून 2021 से योग कक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाया गया। क्योंकि फिर नई जनरेशन ये पूछती कि कौन है, इस जेल का महत्व क्या है, किसको फांसी लगी, किस बात की फांसी लगी। उस इतिहास को दबाने का बहुत प्रयास किया गया विरोधी सरकारों ने, लेकिन हमें देश के बारे में सोचना, देश के हित में सोचना है और अपने शहीदों को नमन करना चाहिए। जितने भी शहीद आज सबकी लिस्ट तैयार हो रही है, जिन्होंने शहीद, जो भी जिस गांव से, जिस शहर से जो भी शहीद हो, सबकी लिस्ट तैयार हो रही है। और जो नेशनल वार्ड मेमोरियल जो बन रहा है उनमें उन सब के नाम अंकित होंगे, कोई नहीं बचेगा, उन सब के नाम अंकित होंगे, सबको शहीदी सम्मान मिलेगा। ऐसा संकल्प लेकर माननीय मोदी जी चल रहे हैं। और ऐसे ही उन महानुभावों की प्रतिमाओं का भी आपने देखा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इन समस्त भारत की रियासतों को एक करके भारत को एक कर दिया, ऐसी घंटा बनाई, तो उसके लिए भी उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा आपने देखी होगी टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ऐसे ही ग्रेनाइट की 28 फीट ऊंची प्रतिमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की इंडिया गेट पर आज वो रखी जाएगी वहां पर और उसका अनावरण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उसका अनावरण करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की क्षण की बात है कि शहीदों का मान सम्मान किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है, जिनके पीछे देश आजाद हुआ, जिनके पीछे आज हम सुख। चलिए रुकेंगे अगली खबर की और। फैजाबाद के वार्ड नंबर 29 में बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण कार्य का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व विधायक नरेंद्र गुप्ता ने नारियल फोड़वाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व विधायक नरेंद्र गुप्ता का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा शहीदों का सम्मान किया है। आज भी नेताजी के बलिदान को नमन करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने यूपी चुनावों व अमर जवान ज्योति पर बयानबाजी करने वालों पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वहीं विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि सड़क के निर्माण व मरम्मत कार्य में तेजी लाई जा रही है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। है कि बहुत पुरानी मांग थी लोगों की, यहाँ सीवर लाइन डालने की वजह से रामा स्वीट से एक रोड टूटी हुई थी, उसका उद्घाटन करने के लिए हम यहाँ हैं। उसका भी कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे सांसद हुए हैं, यहाँ के पार्षद पति हमारे भाटी जी के साथ हैं। बहुत पुरानी डिमांड थी, 96 लाख रुपए की लागत से इस रोड का निर्माण होगा और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने के अंदर ये रोड शुरू कर। सर, सड़क की गुणवत्ता को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि एक ही बरसात में सड़कें टूट जाती हैं और 2-3 महीने बाद फिर से बरसात है। क्वालिटी की रोड बनेगी, हम खुद मॉनिटरिंग करेंगे। उनको इस तरह से याद कर रहे हैं। नहीं, पहली बात नहीं है, जब से देश में मोदी जी की सरकार बनी है तब से अपने शहीदों को जो सम्मान, शहीद स्मारक हो, शहीदों का जन्मदिन हो, शहीदों का शहादत का दिन हो,
जितने भी जिन लोगों ने भी देश के लिए कुर्बानी दी है उन सबकी जयंती को मनाने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार में लगातार चल रहा है। और उसी निमित्त, क्योंकि देश की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जिस तरह सेना की वर्दी नहीं पहनी, सेना की वर्दी में। चलिए बढ़ेंगे आगे खबर की ओर। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया पंचकुला में पदभार संभालने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र फरीदाबाद पहुंची, जहां जगह जगह पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने चेयरपर्सन के नाते फरीदाबाद में पहली प्रेस वार्ता में पत्रकारों से सवाल के बखूबी उन्होंने जवाब दिए। जो सवाल उनसे पत्रकारों ने पूछे उनके जवाब उन्होंने बखूबी दिए। अपनी नियुक्ति पर उन्होंने सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के लोगों का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें इस पद के काबिल समझा। उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगी। चेयरपर्सन ने कहा कि इन 2 दिनों में उनके पास 300 से ज्यादा शिकायतें और मैसेज आए हैं, जिससे लोगों को लग रहा है कि वो अपनी बात योग में रख सकते हैं। और रेणु भाटिया ने बताया कि वो महिलाओं के उत्थान के लिए जी जान से काम करेंगी और किसी भी पीड़ित महिला को निराश नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की समस्या को लेकर योग का सीधा संपर्क पुलिस से रहता है और इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। उन्होंने कहा कि अच्छी शुरुआत हुई है और आगे भी सब अच्छा ही होगा। नवनियुक्त चेयरपर्सन ने कहा कि इन 2 दिनों में उनके पास 300 से ज्यादा शिकायतें और मैसेजेस आए हैं, जिससे लोगों को लग रहा है कि वो अपनी बात योग में रख रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब कोई भी महिला निराश होकर नहीं रहेगी, उसे न्याय जरूर मिलेगा। रेणु जी, आज फरीदाबाद अपने गृह क्षेत्र आई हैं, पहली बार ज्वाइनिंग करने के बाद जगह जगह स्वागत हो रहा है, किस तरह की फीलिंग आ रही है आपको? मैं सबसे पहले अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा रेखा शर्मा जी का, अपने प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े जी का, अपने प्रदेश के संगठन महामंत्री रविंद्र राजू जी का, अपने बहुत ही आदरणीय, बहुत अजीज़ मेरे बड़े भाई यहाँ के सांसद और हमारे केंद्र में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे समझा, इन्होंने एहसास किया कि मेरा पैशन है महिलाओं के लिए काम करना, इन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचने का मौका दिया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और यकीनन जो आप पूछ रहे हैं कि कैसा अनुभव हुआ अपने क्षेत्र में, जब एक बेटी लगन से, संघर्ष से और मेहनत से आगे बढ़ती है, पहुँचती है और उसके आका उसको समझ जाते हैं कि हमारी बेटी काम कर सकती है और वो उसको वो मुकाम देते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो किस तरह की रणनीति आपने बनाई है, क्योंकि आप कई डीजीपी, सीआईडी चीफ वगैरह सबसे मिले हैं, तो क्या आपकी चर्चा हुई है और आगे क्या रणनीति बनाई है? चलिए खबरों में बात करेंगे अब सोहना की। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को सोहना में जय हिंद बोस के नारे गूंजते हुए नजर आए। बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि बीजेपी के 6 लाख कार्यकर्ता 7,500 स्थानों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई। इस लड़ाई में 3,27,000 लोगों का बलिदान हुआ, 13,000 को कोर्ट से सजा हुई, जिसमें गुरुग्राम के 230 लोगों ने बलिदान दिया, जो कि कहीं इतिहास में दर्ज ही नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता ने बलिदानियों के परिवार से मिली उनके सम्मान में जय हिंद बोस के नारों के साथ उनका सम्मान किया। इस मौके पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अमर जवान ज्योति के विलय पर कुछ लोगों को भारी बेचैनी हो रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस मौके पर बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में विलय किया गया है। इसको लेकर कुछ लोगों को काफी बेचैनी हो रही है, वो तड़प रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। आजाद हिंद फौज में देश के 26,000 सैनिक थे और हरियाणा के लगभग 2,715 सैनिक शामिल थे इस आज़ादी की लड़ाई में। इसमें गुड़गांव जिले के, उस समय गुड़गांव जिले के जो गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ आदि है, उसमें 106 अफसर हुआ करते थे और 106 अफसरों के अलावा 686 सैनिक ऐसे थे इस मुक्ति सेना का हिस्सा बने हुए,
580 जवान, 106 अफसर और 686 सैनिक। इन वीरों ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं से जमकर लोहा लिया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज की सुभाष ब्रिगेड के प्रमुख सेनानी शाहनवाज खां के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सहस्त्र युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ। मतलब इस प्रकार के हरियाणा के जो इस पवित्र युद्ध में हरियाणा के कुल 22 वीर अफसर तथा 324 बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। आज पूरे हरियाणा के अंदर 7,800 गांव और वार्डों में प्रत्येक। चलिए खबरों में बात करेंगे मौसम की। 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बरसात की वजह से एक तरफ जहां आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तो वहीं किसानों को भी फसलों में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। आलू सरसों की फसल के लिए बरसात पूरी तरह से नुकसानदायक साबित हो रही है। किसानों का कहना है कि जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई, इससे फसलों में नुकसान होने की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। किसान सरकार से खराब फसलों का मुआवजा मांगने की मांग कर रहे हैं। कोई फसल ना भाई, सारी फसल नष्ट हो गई है बारिश से। हाँ। कौन सी फसल बोई हुई थी आपने? सरसों बोई थी। कितना फर्क पड़ा है सरसों बारिश पड़ने से? सारी लोटी पोटी बह गई, बिल्कुल कुछ भी ना है। अब फरी की पता नहीं है, पानी भर गया है, क्या होगा क्या ना होगा भैया। तो फसल में तो थोड़ा ही फायदा करेगी, ज़्यादा नहीं। गेहूं की फसल में ही फायदा करेगी। और सरसों की अगर बात की जाए तो सरसों में काफ़ी नुकसान है। जो 2 दिन से जो रुक रुक कर बारिश हो रही है, जो देर रात को जो बारिश हुई है, उससे कितनी प्रभावित होगी है सरसों की फसल? उससे समझो 40% नुकसान है उसमें। और आलू की अगर फसल की और सब्जियों की अगर फसलों की अगर बात की जाए तो उनके लिए कितनी फ़ायदेमंद है? उसके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, उसके लिए तो हानिकारक है। तो आपने किस चीज़ की फसल बोई हुई है? हमने ज़्यादातर आलू की फसल लगाई हुई है। तो कितना फ़ायदा हुआ है आपको बारिशों से? आलू में कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें तो नुकसान ही है। ये जो नुकसान हुआ है, हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमें कोई इसका मुआवजा मिल जाए। कितने एकड़ में ज़मीन बोई हुई है आपने? हमने 10 एकड़ आलू बोया हुआ है। तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है क्या? हाँ, 50% का नुकसान है, इसमें आधे का नुकसान है। लगभग कितने की लागत से माना जाए तो? ये मानो कम से कम जहाँ पहले 3। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। और आपको बता दें कि जल्द ही बल्लभगढ़ से सोहना की तरफ जाने वाले लोगों को अब जाम से निजात मिल जाएगी। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ से सोहना की तरफ जाने वाले फ्लाईओवर को 4 लेन बनाने के प्रस्ताव को पास कर लिया गया है, जिससे लोगों को आने वाले दिनों में जाम से राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि इस पुल से दिल्ली अपने रोजगार के लिए हजारों की संख्या में लोगों और वाहनों का आना जाना होता है, जिसकी वजह से इस पुल पर घंटों घंटों तक जाम लगा रहता है। आसपास के लोगों ने कहा कि अगर ये पुल 4 लेन में बन जाएगा तो रोजमर्रा के काम पर आने जाने वाले लोगों का इसको बहुत फायदा होगा। इस पुल पर सुबह शाम काफी जाम लगा रहता है। यहाँ तक जाम की वजह से हर दूसरे या तीसरे दिन एक्सीडेंट भी हो जाता है। इस पुल से दिल्ली हजारों की संख्या में लोगों का सुबह शाम आना जाना होता है। ये पुल बल्लभगढ़ से सेक्टर 24, 25, 22, 23 को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज है और यहाँ पर काम करने के लिए पुल से काफ़ी लोगों का आना जाना होता है। की जाए तो क्या दिक्कतें आ रही है सोना पुल से? बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं जी इसमें। एक तो जाम का और रोड साफ नहीं है। अगर ये थोड़ा सा बढ़ जाए, अगर ये 4 लाइन का बन जाए तो कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को इससे? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा जी। ऑटो वालों को बहुत गनीमत है जी। ऑटो वालों को नहीं और उनको भी गनीमत है। तो काफ़ी लंबा जाम लगा रहता है? बहुत ज़्यादा लंबा जाम लगा रहता है। फ़ायदा होगा अगर ये 4 लाइन का बन जाए तो? सबको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इंडस्ट्रीज में भी थोड़ी तरक्की हो जाएगी। दिक्कत क्या आती है इससे अगर 2 सिंगल है तो? दिक्कत जाम ही लगा रहता है, 2-3 घंटे खड़े रहो। अगर 4 लाइन का ये बन जाएगा तो कितना यहाँ की फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के वासियों के लिए कितना फ़ायदा होगा इस पुल से? मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब टाइम की बचत हो जाएगी। बाकी जो भी है सुविधा है, जो गाड़ी गुड़ियों को सबको। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।